नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे जो विषय है वो हमारा चलेगा हिंदी। हिंदी के अंदर जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा समास। और एक कक्षा 9 और 10 के लिए है। जैसे कि कक्षा 9 10 की क्लास में, हाई स्कूल की क्लास में, यूपी बोर्ड में आपके 4 ही समास दिए गए हैं: द्वंद्व समास, द्विग समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो इन चारों समास के बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन किताबी भाषा से बात नहीं करेंगे। अपनी शॉर्ट ट्रिक याद रखने के लिए आपको, जो कि एग्जाम में काम में आती हैं, इन ट्रिक के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों द्वंद्व समास की, ठीक है, तो द्वंद्व समास में हमेशा दो अलग अलग शब्द होते हैं। जैसे कभी आ गया उसमें माता डैश पिता, इस तरह से, तो माता डैश पिता, तो माता डैश पिता का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम बताइए। तो इसका समास विग्रह हो जाएगा, डैश हटा के यहाँ और लग जाएगा, माता और पिता हो जाएगा। ऐसे ही अगर अन्न डैश जल आ गया तो इसका जो बीच का डंडा है वो हटा के और अन्न और जल हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है याद करने की कि द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब आप जानते हैं क्या होता है। ये मेरी तरफ से बनाई हुई है, कोई किताबी नहीं है, नहीं किसी प्रतियोगिता में लिखने के लिए ट्रिक है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपको याद करने के लिए है। तो द्वंद्व का मतलब क्या है कि द्वंद्व युद्ध, हम कभी भी कहते हैं कि द्वंद्व युद्ध हो रहा है, ठीक है। तो द्वंद्व युद्ध, युद्ध में क्या काम में आता है, आप दिमाग में रखिए, आप अपने युद्ध में क्या काम में आता है लड़ने के लिए, डंडा। तो हमें दिमाग में रखना है डंडा काम में आता है द्वंद्व युद्ध में लड़ने के लिए। तो द्वंद्व समास में जहां भी हमें डंडा दिखाई दे बीच में, जैसे माता डैश पिता, इनमें हमें कभी बीच में डंडा दिखाई दे तो वहां समझ लीजिए आपके द्वंद्व समास है। जैसे अन्न जल, भाई बहन, इनके बीच में डैश आएगा। जैसे आपका है भाई डैश बहन, तो ये बीच में डंडा आ रहा है, ठीक है, डैश। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये आपका द्वंद्व समास है। और इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो इस डैश को हटा के हम और लगा देंगे, भाई और बहन हो जाएगा। तो आप अपने दिमाग में ये रखिए सिर्फ कि द्वंद्व समास में बीच में डंडा आता है, क्योंकि द्वंद्व युद्ध में डंडा काम में आता है लड़ने के लिए, ठीक है, ये हम याद रख सकते हैं। अब दूसरे समास की बात करें तो हम द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या है आप देखते हैं, हम द्विगु, ठीक है। तो द्विग में आप देखेंगे कि आगे ये क्या है, द्विग। तो द्विग का मतलब क्या होता है, दो। आप अपने दिमाग में रखेंगे, द्विग का मतलब है दो। तो जब इसके नाम में ही दो आ रहा है तो इस जैसे जितने भी शब्द आएंगे, मतलब जो संख्या बताएंगे, कोई हमें एक किसी स्पेशल संख्या के बारे में बात करेंगे, तो वहां द्विग समास होगा हमेशा। ये हमें दिमाग में रखना, क्योंकि इसके नाम में खुद ही संख्या है, तो संख्यावाचक शब्द इसके अंदर सारे आते हैं। जैसे हम बात करें चौराहा, तो चौराहा में चौ का मतलब हो गया चार। तो इसका अगर समास विग्रह करने को बोलते हैं वो, तो चौराहा, इसका समास विग्रह होगा चार राहों का समूह। तिरंगा, तो ति का मतलब है तीन, तो तीन राहों का, तीन रंगों का समूह तिरंगा, ठीक है। ऐसे ही आपका आता है शताब्दी, शत, वहां शत का मतलब है आपका 100, तो 100 जो सालों का समूह अर्थात शताब्दी। इस तरह से जितने भी शब्द हैं जिनके आगे संख्या, कोई संख्या आती है, तो वहां आपका द्विग समास होता है। ये अपने दिमाग में रखना है आपको कि द्विग में खुद यहाँ एक संख्या आ रही है, द्वि मतलब दो, तो ये खुद में एक संख्यावाचक है। आगे हम बात करें कर्मधारय समास की। तो कर्मधारय समास में क्या है कि पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। मतलब पहला पद विशेषण है और दूसरा पद आपका विशेष्य है। तो विशेषण और विशेष्य का मतलब क्या है ये आपको याद रखना है। मेन पॉइंट यही है, विशेषण और विशेष्य। मतलब जहां जो दो शब्द होते हैं, ठीक है, जैसे ये है नीलांबर, ठीक है, तो आप अपने दिमाग में अगर सोचेंगे तो इसमें दो शब्द हैं, नील और अंबर, ठीक, नील और अंबर। तो मतलब विशेषण मतलब जो पहला पद है वो विशेषता बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। मतलब जो विशेषता बता रहा है शब्द वो विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। तो जैसे हम बात करेंगे नीलांबर, अंबर बाद में आ रहा है, लेकिन उसकी मतलब नीला है अंबर, अगर इसका समास विग्रह करवाया जाता है तो आप लिखेंगे नीला है अंबर। तो मतलब अंबर, आसमान तो बाद में आ रहा है लेकिन नीला पहले आ रहा है, मतलब उसकी विशेषता पहले आ रही है। जैसे हम बात कर लें कि कोई भी स्टूडेंट है आपकी क्लास में, तो हम कहते हैं जैसे अंकित है, तो एक अच्छा लड़का है अंकित, तो मतलब हमने उसकी विशेषता पहले बता दी कि एक अच्छा लड़का है, मतलब कौन अच्छा लड़का है वो बाद में नाम आ रहा है, अंकित, ठीक है। तो इस तरह के जहां भी शब्द हैं हमारे, तो वहां आपका कर्मधारय समास होगा। जैसे नील गगन, तो यहां भी वही बात है, नीला गगन। पीतांबर,
पीतांबर, मतलब अंबर, कपड़ों की बात चल रही है तो कपड़े कैसे हैं, पीले, तो पीतांबर, पीले कपड़ों की बात चल रही है, तो मतलब पीत मतलब उसकी विशेषता है वो पहले आ गई, मतलब पीला, और है क्या, अंबर, तो ये चीज बाद में आई है अंबर। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना। अगले अगर हम टॉपिक के ऊपर चल रहे हैं तो वो है हमारा बहुब्रीहि समास। इसमें क्या है, पहला और दूसरा पद, इनको छोड़कर कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, वहां बहुब्रीहि समास होता है आपका। जैसे पहले और दूसरे पद से कोई भी मतलब नहीं रहता है यहाँ पे, कोई दूसरा शब्द अदर जो उसमें नहीं होगा, इन शब्दों के अंदर नहीं होगा, कोई तीसरे शब्द के बारे में इशारा किया जाए, तीसरे शब्द की तरफ, तो वहां आपका होता है बहुब्रीहि समास। जैसे विषधर, विषधर, तो इसका समास विग्रह अगर हम करेंगे तो विष को धारण किए हुए है जो, अर्थात शिव, तो शिव का यहाँ कहीं भी नाम नहीं आ रहा, सिर्फ विषधर आ रहा है। तो न तो पहला पद विष और न तो धर, न तो दूसरा पद, कोई भी प्रधान नहीं है इसमें, तीसरे पद की ओर इशारा हो रहा है, मतलब शिव की तरफ। तो यहाँ आपका बहुब्रीहि समास होता है, मतलब न जहां ना तो पहला पद आपका प्रधान होगा, ना ही दूसरा पद प्रधान होगा, अन्य कोई पद प्रधान होगा, तो वहां आपका बहुब्रीहि समास होता है। जैसे पवन पुत्र, पवन और पुत्र दोनों ही पद प्रधान नहीं है, लेकिन क्या है कि पवन का है जो पुत्र अर्थात हनुमान, ठीक है, तो हनुमान जी की तरफ इशारा हो रहा है, तो यहाँ बहुब्रीहि समास है। लेकिन इसकी एक और शॉर्ट ट्रिक है आपकी कि बहु, बहु का मतलब देखें तो बहु का मतलब होता है बहुत, तो बहुत का मतलब ये आपको याद रखने के लिए सिर्फ कि जहां बहुत बड़ा इसका समास विग्रह हो रहा हो, मतलब बहुत लंबा जा रहा हो, जैसे कि विषधर का जा रहा है, विष को जो धारण किए हुए है अर्थात शिव, तो ये बहुत लंबा जा रहा है इसका, तो बहु से जो भी बहुत लंबा अर्थ जाए तो वहां अपने आप लिख सकते हैं कि ये बहुब्रीहि समास है, ठीक है, ये इसका ट्रिक है। और एक और इसमें मेन पॉइंट है आपका, प्लस पॉइंट ये है कि ज्यादातर भगवान जो भी हैं उनके ज्यादातर अगर नाम आते हैं या उनके नाम की तरफ इशारा करता है, तो ज्यादातर भगवान के नाम आपके बहुब्रीहि समास में आते हैं, ज्यादातर यही होता है। चक्रपाण, ठीक है, और चतुर्मुख, इस तरह से, मतलब चार हैं मुख जिसके, इस तरह से, तो जितने भी भगवान के नाम आते हैं वो आपका बहुब्रीहि समास में होता है, ज्यादातर, 100% नहीं, इनमें भी आ जाता है कभी कभी, और लेकिन ज्यादातर आपका बहुब्रीहि में आता है। तो हमें ये और शॉर्ट ट्रिक इसकी रही थी हमारी कि बहु का मतलब बहुत लंबा अर्थ निकल रहा हो, वहां बहुब्रीहि समास है। और किताबी भाषा में अगर हम बात करें तो पहला और दूसरा पद छोड़कर अन्य कोई तीसरा पद प्रधान होता है, अन्य तीसरे पद की तरफ इशारा किया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सारे समास समझ में आगे होंगे। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। द्वंद्व समास जिनके बीच में डैश होता है उनको हम अलग अलग कर देते हैं, जैसे माता डैश पिता है तो माता और पिता कर देंगे। द्विग समास जिनमें संख्यावाचक शब्द आते हैं आगे, चौराहा, तिरंगा, त्रमास, इस तरह से जितने भी शब्द हैं। कर्मधार है जहां पहला पद विशेष तथा दूसरा पद विशेष होता है, मतलब पहला पद विशेषता बताता है, बाद में वो मेन पद आता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। और बहुब्रीहि समास पहला और दूसरा पद छोड़कर कोई अन्य तीसरा पद आपका प्रधान होता है। चलिए दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही है, अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।